हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। यदि कोई चालक स्थिर है तो उसमें कौन कौन से प्रगुण निहित है, इस पर हम बात करेंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया बच्चों, चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, क्रम से आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चालक में स्वतंत्र और बद्ध आवेश से क्या तात्पर्य है बच्चों। स्वतंत्र आवेश किसे कहते हैं, बद्ध आवेश किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले आप एक चालक बना लो। चालक बनाते हैं बच्चों, यहां पर देखिए एक चालक बनाते हैं। चालक कोई भी धातु परमाणु से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे मैं कहता हूं ये लोहे का ही है, ठीक है बच्चों, लोहे का धातु है, लोहे का धातु है और ये चालक है। चालक, इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए बच्चों तो आसानी से धारा बहने लग जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी की बात करते हैं, यानी स्थिर, इसमें किसी प्रकार से कोई धारा नहीं बह रहा है। अब ये जो आपको धातु दिख रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं वो किससे मिलकर बना होगा, बता सकते हो? परमाणु से मिलकर बना होगा। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम है ना अविभाज्य इकाई है, जिसे और छोटे टुकड़ों में हम विभाजित नहीं कर सकते। और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है, और तत्वों का ही पूरा है ना एक क्रिस्टल बच्चों आपका धातु बन जाता है। तो ये परमाणु में भी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, आप सबको पता होगा कि नाभिक का ये धनावेशित भाग है, यानी सेंटर पॉइंट है परमाणु का सेंटर पॉइंट। इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं, वृत्ताकार कोष पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, चक्कर लगाते हैं। मतलब वृत्ताकार कोष में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये नाभिक के साथ उतना प्रबल आकर्षण बल से नहीं बंधे रहते, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये एक आपका धातु है, आपका चालक है, इसमें कई हजार परमाणु होंगे, लाखों परमाणु होंगे। अब उन परमाणुओं के अंदर भी क्रियाकलाप होता भैया, यानी परमाणु जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में है और बच्चों इलेक्ट्रॉन इसके वृत्ताकार पथ पे है, ठीक। अच्छा, ये जो आपके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ उतना प्रबल आकर्षण बल से नहीं बंधे रहते, यानी नाभिक के साथ जुड़े तो हैं लेकिन उतना प्रबलतम आकर्षण बल नहीं रहता, जिसका कारण बच्चों इनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की संज्ञा देते हैं। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है। जैसे मान लीजिए ये चालक का है ना दो भाग है, दो सिरे हैं, इनके बीच विभवांतर लगा दिया जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित क्रम में बहने लग जाते हैं। एक निश्चित क्रम में एक ही दिशा में बहने लग जाते हैं, उसके विपरीत दिशा में धारा बहने लग जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेंगे तब। अब ये स्थिर है तो इसमें किसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। अच्छा, ये बद्ध और स्वतंत्र आवेश से मतलब क्या होता है? जैसे किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यदि मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे धनावेश आ गया। जब इसमें जो धनावेश आता बच्चों, वो गति नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन निकल करके आगे की ओर चलता है। तो जो गति नहीं करता, जो नाभिक के साथ बंधा रहता है, उसे हम बोलते हैं बद्ध आवेश। और जो आवेश आगे की ओर गति करता है बच्चों, है ना, उसे हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं स्वतंत्र। ठीक है, कुछ समझ में आया कि हमने बोला कि कोई भी धातु होगा, धातु परमाणुओं से मिलकर बना होगा। परमाणु के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि नाभिक के साथ उतना दृढ़ता से नहीं बंधे रहते हैं, इन्हें जब चाहो धक्का मार के आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते तो जितने भी परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, उसके विपरीत दिशा में धारा बहने लग जाती है।
अब जैसे बात करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकल करके आगे की ओर चला गया, तो वो आपका स्वतंत्र बच्चों एक प्रकार से आवेश कहलाया। लेकिन जो धन आवेश यहां पर उत्पन्न हुआ वो कहीं नहीं गति करेगा, बल्कि उसी के साथ जुड़ा रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, बद्ध आवेश कहलाएगा। धात्विक चालकों में जो आवेश जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं उन्हें मुक्त आवेश कहते हैं, जैसे मैंने आपको भी समझाया। तथा जो आवेश विद्युत क्षेत्र में गति नहीं कर पाते उन्हें हम बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों जो मैं बताया बच्चों, ये चीज यहां पर मेंशन है। क्लियर? देखो भाई, फैक्ट की चीजें हैं, आप लोग एक एक पॉइंट क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा तो आप लोगों को ये तो रहेगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था बद्ध और स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, स्वतंत्र आवेश क्या है, बद्ध आवेश क्या है। जैसे मैं एक बात करता हूं कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें ही बोलते हैं हम स्वतंत्र आवेश। लेकिन जो परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, जैसे धन आवेश, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहां पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चला जाए तो वो धन आवेश वो कहीं जाएगा नहीं, बल्कि नाभिक के साथ बंधा रहेगा, परमाणु के साथ ही जुड़ा रहेगा। वो आवेश उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चला गया, खाली स्थान आया, वो आपका बच्चों क्या कहलाता है, बद्ध आवेश कहलाता है। थोड़ा सा आप लोग एक एक पॉइंट देखते चलेंगे कि वैद्युत अपघट्ट में यदि चालकों में धन और ऋणायन दोनों विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करते हैं, अर्थात धन और ऋणायन दोनों आवेश वाहक होते हैं, अतः वैद्युत अपघट्ट चालकों में धन और ऋणायन दोनों ही स्वतंत्र आवेश होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि चालक में क्या होता है, चालक में इलेक्ट्रॉन यदि निकला तो धन आवेश छोड़कर चला गया, ये जो ऋणात्मक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र आवेश होता है। और जो धन आवेश है आपका ये बद्ध आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे बंधा रहता है, ये कहीं गति नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। लेकिन बच्चों हम यही बात करते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बहता है तब धारा बहती है। लेकिन वहीं पर जब हम किसी विद्युत अपघट्ट के बारे में बात करते हैं, विद्युत अपघट्ट के बारे में जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो विद्युत अपघट्ट अभी चल ही रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने HCl ले लिया, तो जब ये HCl टूटता है प्यारे बच्चों तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होता है। इसमें धन और ऋण दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, इसमें कोई बद्ध और स्वतंत्र का क्राइटेरिया नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं रहता कि कोई बद्ध है वो गति नहीं करेगा, दोनों विपरीत आयन है। क्योंकि वैद्युत अपघट्ट की जो चालकता होती है वो आयनों की गति पर निर्भर करती है। आयन बच्चों धन आयन हो चाहे ऋण आयन, दोनों आयन गति करते हैं। और हम इसलिए कहते हैं कि धन आयन और ऋण आयन दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से बंधे नहीं है, बल्कि क्या है बच्चों, स्वतंत्र है। यह चीज तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। उम्मीद करता हूं सारा फैक्ट आपको समझ में आ गया। पहला जो पॉइंट हम बात कर रहे थे चालक में स्वतंत्र और बद्ध आवेश की, तो जब हम विद्युत अपघट्ट वाले भाग पर चलते हैं कि किसी भी विलयन की विद्युत अपघट्ट को मिलाने से आयन बनता है। आयन जो होता है बच्चों धनायन ऋणायन के रूप में होता है और दोनों आयन गति करते हैं, तभी उसमें चालकता होती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो बच्चों धनायन और ऋणायन दोनों के दोनों स्वतंत्र होते हैं। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्यों। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा ना, पूछ देगा कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। फैक्ट की बात एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा बच्चों, क्योंकि इन चीजों को रटना नहीं है, समझना है। देखो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक की स्थैतिक स्थिति में चाहे वह उदासीन हो अथवा आवेशित, यदि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेंगे, जिससे उसमें गति होगी और विद्युत धारा बहेगी। लेकिन स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर या उसके पृष्ठ पर कोई विद्युत धारा नहीं बहती, अतः चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अभी ये चालक है बच्चों, ठीक है। हम जानते हैं कि जो भी चालक होगा वो किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है सर। परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष पाए जाते हैं, और इस वृत्ताकोष के हर एक कोष में बच्चों इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है।
जब हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में बहने लग जाता है और उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, हमने आपको बताया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब देखो, यदि मैं बात करता हूं, क्वेश्चन क्या है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। यदि विद्युत क्षेत्र शून्य ना होता, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसमें होती, तो यहां पे जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी बल का अनुभव करता। क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई भी चार्ज आप ला रहे हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो एक बल का अनुभव करता है, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यदि हम मानकर चले कि इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र है, मानकर चले कि चालक स्थिर है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, और यदि विद्युत क्षेत्र है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक बल का अनुभव करेंगे और उस बल के अनुभव के कारण ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं धारा बहेगी, लेकिन जब स्थिर चालक है, उनके सिरों के बीच कोई बाह्य विभवांतर नहीं लगाते तो उसमें धारा नहीं बहती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई यहां पर विद्युत क्षेत्र है? इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं रहता। चालक यदि स्वतंत्र है, स्थिर है, उसमें किसी प्रकार से बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी हमने उनके चालक के सिरों के बीच विभवांतर नहीं लगाया, तो प्यारे बच्चों उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि हम विद्युत क्षेत्र को प्रेजेंट मान लें कि विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बल का अनुभव करेंगे, और जब बल का अनुभव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में एक निश्चित दिशा में चलना शुरू हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो कहीं ना कहीं धारा उसके विपरीत दिशा में बहना शुरू हो जाएगी। जबकि यह संभव होता नहीं है। किसी भी यदि स्वतंत्र अवस्था में चालक, तो उसमें किसी प्रकार से कोई धारा नहीं बहती। इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अतः आप कह सकते हो कि किसी भी चालक के अंदर स्थिर चालक है बच्चों, चालक स्थिर वैद्युत की, इसका मतलब स्थिर चालक है, तब उस स्थिति में उसके अंदर किसी प्रकार से कोई तीव्रता नहीं होगी। ठीक है, यानी किसी चालक के अंदर, किसी पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा, दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा, वो परमाणु से मिलकर बना होगा, और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो स्वतंत्र है, किसी प्रकार से बाह्य बल का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार से धारा नहीं बहेगी और विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। यदि हम विद्युत क्षेत्र मानकर चले कि विद्युत क्षेत्र वहां उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो धारा बहेगी। जबकि आप स्वतः जानते हैं कि यदि कोई चालक स्थिर रखा तो उसमें धारा नहीं बहती। भाई यदि आप लोग बताओ कि भाई बाहर से यदि इलेक्ट्रॉन जैसे बैटरी ना जोड़ो तो क्या बल्ब जलने लग जाएगी? नहीं। एक चालक तार में केवल बल्ब जोड़ दो तो चलेगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है बच्चों। यही चीज यहां पर लिखा गया, देखो ना, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से नहीं बंधे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक की स्थैतिक स्थिति में, चाहे वह उदासीन अथवा आवेशित हो, यदि अंदर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, कहने का तात्पर्य इसको अपोजिट लेकर चल रहे हैं कि यदि किसी चालक को हम ऐसा मानकर चले कि इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल जीरो, जीरो के बराबर नहीं, विद्युत क्षेत्र है। यदि इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन जो है बल का अनुभव करेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बल का अनुभव करेंगे, फलस्वरूप उसमें धारा बहेगी। किंतु बच्चों स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर किसी प्रकार से कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। इसका मतलब जब धारा नहीं बहती, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा, मतलब तीव्रता जो क्या है? शून्य है। यानी किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। आप लोगों को एकदम सोचता हूं कि याद हो जाए, है ना, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। अगला पॉइंट देखिएगा, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। पृष्ठ के अभिलंबवत यानी लंबवत, आप सबको एरिया वेक्टर मैंने बताया है कि कोई भी पृष्ठ है बच्चों, उसमें जो आपका एरिया वेक्टर है लंबवत ही होता है। क्या होता है? एरिया वेक्टर लंबवत ही होता है। किसी भी पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर को हम बोलते हैं। देखो, यदि चालक के पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र E अभिलंबवत नहीं है, तो उसके पृष्ठ के अनुदिश क्षेत्र E का एक शून्येतर घटक होगा। फलस्वरूप कहने का तात्पर्य यह बोला गया कि इसके लंबवत यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र फिर वहां पे है ही नहीं, तो शून्येतर घटक होगा।
ठीक है। फलस्वरूप पृष्ठ के मुक्त इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेंगे, यानी पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों अनुभव करेंगे, और उसमें धारा, उसमें प्रवाह होगा, इसमें धारा प्रवाह होगा, है ना। किंतु स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर उसके पृष्ठ पर कोई विद्युत धारा नहीं होती है, अतः आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र उसके पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। क्या बोला गया भाई, फिर से समझो। यह बोला गया कि मान लीजिए अभिलंबवत नहीं है, ठीक है, ये आपका पृष्ठ है, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र नहीं है, मान लीजिए अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाहर की ओर नहीं है। जब बाहर की ओर नहीं है, कहीं किसी और दिशा में है, तो कहीं ना कहीं जब विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर नहीं है बच्चों, तो हम जानते हैं कि मान लीजिए ऐसे इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज वाला विद्युत क्षेत्र है वो चालक के अंदर भी कार्य करने लग जाएगा, और जब विद्युत क्षेत्र यहां पर हो जाएगा अंदर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो बल का अनुभव करेगा, और इलेक्ट्रॉन बहेगा तो धारा बहने लग जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अभी आपने सिद्ध किया है कि चालक के अंदर किसी प्रकार से कोई धारा नहीं बहती, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल लंबवत ही होता है, किसी अन्य दिशा में नहीं होता। फिर से समझो, फैक्ट है भाई, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, एक दूसरे से रिलेट है, थोड़ा आप लोग समझो। बोला यह गया कि एक चालक है, इसमें बच्चों विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होता है। कैसे होता, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यदि लंबवत नहीं है किसी कदर लंबवत ना होकर के विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो गया, तो फिर इसके दो घटक हो जाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक तो चालक से ही होकर जा रहा है ना, तो इस तीव्रता के कारण जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बल का अनुभव करेंगे, और जब बल का अनुभव करेंगे तो इसमें धारा बहेगी, जबकि आप लोगों को पता है कि स्थिर वैद्युत की चालक में किसी प्रकार से कोई धारा नहीं बहती है, अंदर तीव्रता शून्य होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पृष्ठ का आवेश है उसकी तीव्रता सदैव लंबवत बाहर की ओर होगी, चालक के अंदर संभव नहीं है। एक बार नहीं, 1000 बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत ही होता है। क्यों? क्योंकि यदि अभिलंबवत नहीं है, यदि मान लीजिए इस टेढ़े दिशा में है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, और जब क्षैतिज होगा तो इस चालक के अंदर क्षैतिज के कारण तीव्रता होगी, इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेंगे, जब बल का अनुभव करेंगे तो धारा बहेगी, जबकि संभव नहीं है चालक के अंदर धारा, स्थिर अवस्था में धारा नहीं बहता। तो भैया हम ये कंसेप्ट अपोजिट मानकर चल रहे हैं कि ये लंबवत नहीं है। देखो ना, यदि चालक पृष्ठ पर अभिलंबत नहीं है तो पृष्ठ के अनुदिश क्षेत्र घटक, एक शून्येतर घटक, एक ऐसा घटक होगा बच्चों जो कि उसके पृष्ठ से होकर जाएगा, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेंगे और उसमें से धारा बहेगा, किंतु स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर यानी पृष्ठ पर कोई विद्युत धारा नहीं बहती। अतः हम कह सकते हैं कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। इससे पुष्टि होता है, इससे प्रमाणित होता है कि लंबवत ही होगा। लंबवत यदि मानकर नहीं चलेंगे तो उसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज जो होगा चालक से होकर जाएगा, चालक पर विद्युत क्षेत्र होगी, विद्युत क्षेत्र होगी तो इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेगा तो धारा बहेगी। उस धारा बहने का भाई प्रमाण यह है कि धारा तो बहती ही नहीं है, धारा तो बहती नहीं है। अपोजिट लेकर चले थे ना कि भाई लंबवत नहीं है तो धारा बहा दिया, जबकि धारा बहनी ही नहीं है, तो इस बात का विरोध करने लगा। तो हम कह सकते हैं भाई ये अन्य घटक में नहीं है बल्कि लंबवत ही रहता है ना, उसके अंदर किसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता। अगला पॉइंट है किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है। ठीक है सर, देखो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा गाउस का नियम, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यदि प्यारे बच्चों किसी चालक के अंदर, यदि किसी चालक के अंदर तीव्रता शून्य है तो फ्लक्स भी शून्य होगा। बताओ, क्योंकि आप सबको पता है कि फाई ई किस पर डिपेंड करता है, फाई ई डिपेंड करता है तीव्रता और उसके एरिया पर। जब ई का मान शून्य हो गया तो फाई ई का मान भी तो शून्य हो गया। जब फाई ई का मान शून्य हो गया बच्चों तो शून्य बराबर Q/ε0 करोगे, पक्षांतर करोगे तो Q बराबर भी तो शून्य हो गया। इस तरीके से प्रमाणित होता है।
चालक के अंदर आयतन अवयव को परिबद्ध करने के लिए बंद पृष्ठ S की कल्पना करें। यह बंद पृष्ठ कितना भी छोटा या बड़ा हो, इस पृष्ठ के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अतः पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और जब वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो बच्चों आवेश भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर से समझो कि भाई किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य क्यों होता है, क्योंकि मैंने बात करा कि एक मेरे पास पृष्ठ है बच्चों, एक छोटा सा पृष्ठ मान लो, ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठ है अपने पास, एक छोटा सा पृष्ठ है, एक छोटा सा पृष्ठ है सरफेस, ठीक, एक छोटा सा पृष्ठ है, अंदर आयतन अवयव परिबद्ध करने वाले किसी बंद पृष्ठ S की कल्पना करती है। बंद पृष्ठ पूर्ण छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें विद्युत क्षेत्र सबको पता है कि अंदर जो तीव्रता है वो शून्य है। जब अंदर तीव्रता शून्य है प्यारे बच्चों, कि जब चालक के अंदर E का मान शून्य है तो फाई E का मान भी कितना होगा, शून्य होगा। गाउस के प्रमेय से गाउस का प्रमेय क्या कहता है, फाई E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब बच्चों इसका मान शून्य है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q बराबर भी शून्य हो जाता है, Q बराबर भी अपना कितना हो गया, शून्य हो गया। और यही चीज तो अपन को पुष्टि करना था, जो कि पुष्टि हो गया बच्चों, यही चीज तो अपना पुष्टि करना था। ये लो कि भाई किसी भी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है। कितना सिंपल है ये वाला, बिल्कुल सरस, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, यानी किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर धन चार्ज आ गया, या उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋण चार्ज आ गया, तो केवल और केवल सरफेस पर ही होता है, ठीक है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता, चूंकि आपको अभी भी बताया कि चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, ये तो सबने आपने पुष्टि कर लिया गाउस के प्रमेय से, अतः उसके संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ही होना चाहिए। ये तो फैक्ट की बात है, ये भी आपने प्रूव किया कि किसी भी चालक पर अंदर आवेश ही नहीं रहता, वो अंदर शून्य रहता है, उसके पृष्ठ पर ही आवेश होता है। किसी चालक के अंदर अथवा उसके पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता। विभवांतर का मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है बच्चों। देखो भाई, सबसे पहली बात थोड़ा समझना, ये पहले विभव का कॉन्सेप्ट आप लोग समझो। विभव है क्या, आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव है, ठीक है सर। अब ये आवेश को कैसे, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक P तक एक आवेश को हम ला रहे हैं, एक आवेश को ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जो कार्य करना पड़ेगा वही उसका विभव है, वही इसका विभव है, ठीक है बच्चों। समझने की कोशिश करिएगा। अब यदि मैं किसी चालक के बारे में बात करूं, चालक के अंदर के बारे में बात करता हूं, चालक है और चालक पर बच्चों E का मान शून्य है, E का मान शून्य है, तो यदि मैं बात करूं यहां पर विभव, 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 कितना होगा, तो चालक के अंदर E का मान शून्य होता है, ठीक है, इसका कोई घटक नहीं होता है। अल्प परीक्षण आवेश को चालक के अंदर पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि जो विभव होता है वो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में जो कार्य करना पड़ा, भाई विद्युत क्षेत्र है, हम आवेश को ला रहे हैं तो उसके विरुद्ध में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर तीव्रता ही शून्य है, तो यदि आवेश को यहां से यहां तक ले जा रहा हूं तो कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, कार्य जीरो होगा, और जब कार्य जीरो होगा तो बच्चों विभवांतर भी शून्य हो जाएगा, खत्म खत्म, बहुत कुछ है ही नहीं इसमें। क्या बोला गया, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सही है, प्रमाणित है, ये पहले आप लोगों ने पहले पॉइंट में याद कर लिया कि विद्युत क्षेत्र कैसे शून्य होता है, वो हमने पुष्टि कर दिया। तथा उसके पृष्ठ के अनुदिश वेक्टर E का कोई भी घटक नहीं होता, यानी इस पृष्ठ पर हमारा विद्युत क्षेत्र का कोई घटक जाते नहीं, विद्युत क्षेत्र तो भाई लंबवत बाहर की ओर होना चाहिए, अंदर तो कोई किसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। अल्प परीक्षण आवेश को चालक के अंदर पृष्ठ
पृष्ठ पर या चालक के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। फलस्वरूप चालक के भीतर तथा चालक के पृष्ठ पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव एक समान होता है। किसी चालक के अंदर विभव उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। ये फैक्ट की बात है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। कोई चालक आवेशित है चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर का विभव बच्चों बाहर के विभव के बराबर होता है। दूसरी बात, उसके अंदर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश को ले जा रहे हैं, तो जब तीव्रता नहीं है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। भाई विभव है क्या? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश को जब हम ला रहे होते तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ही विभव है, एक प्रकार की ऊर्जा। कार्य एक ऊर्जा का रूप ही तो है सर, कार्य ऊर्जा का ही एक रूप ही है। और आप लोगों से गुजारिश है भाई कि आप लोग बेहतर तैयारी करते रहे, समझ रहे हैं ना बाबूजी? क्लियर? तो बाबूजी ये सब क्लियर हो गया ना कि किसी चालक के अंदर अथवा पृष्ठ पर किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर नहीं होता। अगला पॉइंट, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ये जो E का मान होता है ना बच्चों, वो होता है ये अपना एप्सिलॉन नॉट और ये वेक्टर। वाह, ये कहां से आ गया? कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। देखो बाबू, एक चालक बनाते हैं और एक चालक में हम बात करते हैं, ये चालक है और चालक में एक छोटा सा एक हम क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं जो कि कुछ अंदर भी है और कुछ बाहर भी है। कुछ अंदर भाग है, कुछ बाहर की ओर। और जो बाहर होगा बच्चों, तो ये सबको पता है कि बाहर तो विद्युत क्षेत्र होगा, सरफेस एस है। जैसे मान लीजिए सरफेस के जो अंदर होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन सरफेस के बाहर जो बेलन है वहां पे आपका विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि एरिया वेक्टर उसका बाहर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा। तो जो बेलन बाहर होगा, जो बेलन बाहर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, माना एक पृष्ठ है। क्या बच्चों? माना एक पृष्ठ, एक पृष्ठ हमारे पास एस है, एक पृष्ठ है, कुछ भी पृष्ठ है। या आप एस इसको मत लो सर, एक काम करो ना यार, ठीक है। एक पृष्ठ एस है, ठीक है, यहां पर हम इसको डीएस पृष्ठ मान लेंगे, ठीक है। एक पृष्ठ एस है जिसके अंदर एक बिंदु P है। एक बिंदु भी क्या है बच्चों? P है, जिसके अंदर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा बच्चों? बताओ। जहां आवेश घनत्व सिग्मा, आवेश घनत्व सिग्मा, आवेश घनत्व सिग्मा, आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ही तो रहता है। अब हम एक छोटा सा अल्पांश, एक बेलन की कल्पना करते हैं अंदर ही बेलन, क्योंकि गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। डीएस है ना, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, बिंदु P पर बेलन की कल्पना करते हैं। सर इतना लंबा चौड़ा हिंदी क्यों लिखाते हैं? क्योंकि व्यंजक आना नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझो, एक बेलन की हम कल्पना करते हैं। ये बेलन का कुछ भाग अंदर है बच्चों, जैसे इतना भाग अंदर है और इतना भाग बाहर। ये वाला भाग अंदर है, पृष्ठ के अंदर है, और ऊपर वाला भाग बच्चों पृष्ठ के बाहर है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा। जब विद्युत क्षेत्र होगा तो एक गाउसी पृष्ठ की तरह भांति कार्य करेगा। ये वाला ऊपर वाला भाग ये आपका बंद पृष्ठ है, इसमें से विद्युत क्षेत्र भी है, यहां से बच्चों विद्युत क्षेत्र भी है, और एक गाउसी पृष्ठ के लिए भांत करता है, तो गाउस का प्रमेय भी लगा देंगे। अच्छा एक चीज आप लोग बताओ कि एक छोटा सा यहां पर यदि मैं आपसे कह दूं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या कहलाता है? एक निश्चित एरिया पर उपस्थित आवेश की मात्रा। यदि मैं आपसे आवेश की बात करूं तो आवेश आप बता सकते हो सिग्मा डीएस हो जाएगा, सिग्मा डीएस हो जाएगा। ये आवेश की बात वैल्यू है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है? आवेश की वैल्यू है। अब गाउस का प्रमेय क्या कहता है बताओ जरा, गाउस का प्रमेय क्या कहता है बता लो आप। गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस का प्रमेय कहता है कि जो भी आपका फाई ई है वो आपका बच्चों आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और आवेश बराबर कितना है? सिग्मा डीएस है ना, ε0। यानी आपके पास ये वैल्यू आ गया फाई ई इक्वल कितना आ गया बच्चों? सिग्मा डीएस अपॉन ε0। किंतु बताओ जरा, किंतु फाई का वैल्यू कितना होता बताओ जरा।
फाई किस किस पर डिपेंड करता है, कितना विद्युत क्षेत्र है और कितना एरिया से होकर जा रहा है, यही तो है। जो कि बच्चों ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए वी कॉस थीटा, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन एक ही ओर होगा। अब यहां पर फाई ई बराबर जो आगे बच्चों कितना हो गया, ई इंटू डी एस। अब इस दो समीकरण इसको 1 दे दो और समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फाई ए बी फाई ई दोनों की तुलना कर दो बच्चों। ई इंटू डी एस बराबर सिग्मा डी एस अपान एप्सिलॉन नॉट, ds से ds काट दो बच्चों, तो E बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या आप एरिया वेक्टर लगा दो तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों एकांक सदिश, खत्म। यही चीज तो निकल कर आ गया। कभी आज तक थ्योरम नहीं पूछा गया है बाबू, ये सूत्र पूछ देगा, जो कि रट लो यार, रट लो। यदि आप लोग शुरू से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको ये कहानी भी समझ में नहीं आएगी। यदि आपने शुरू से नहीं पढ़ा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक है ना। यदि आपने शुरू से नहीं पढ़ा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। चलो आखिरी पॉइंट, चालक के पृष्ठ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो भिन्न भिन्न होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इससे तो कहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि चालक के पृष्ठ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो रिक्त स्थान होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहलाता क्या है, पृष्ठीय एक निश्चित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। और ये बच्चों यदि मैं बात करूं, ये जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। यदि एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कम होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सुई ले लेता हूं, यहां पर नुकीला भाग है, तो बताओ पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहां होगा, यहां पर, क्योंकि यहां पर एरिया कम है तो यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज्यादा होता है। इसलिए किसी भी सुई के नोक की बात करें, सुई के नोक में बच्चों आवेश ज्यादा होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व तो अधिक होगा और सपाट वाला भाग है वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कम होगा। इससे निष्कर्ष बता रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से घुमा सकता है, तो जो तथ्यात्मक चीजें हैं आप लोगों से आना चाहिए। आज का जो ज्ञान है वो थोड़ा थ्योरी पर आधारित है, जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ा होगा उसी को आज मजा आया होगा। बाकी तो भाई इस पॉइंट में भी आप लोगों को दिक्कत हुई होगी। इस पॉइंट में कैसे दिक्कत हुई होगी, एक हमने सरफेस ले लिया, ठीक है सर, एक पृष्ठ है, ठीक, इस पृष्ठ के अंदर एक छोटा सा और अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा पृष्ठ बनाया। वो जो अंदर वाला पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ था बच्चों, एक बेलन की तरह था। जो बेलन का कुछ भाग अंदर की ओर है जहां तीव्रता शून्य है, जहां तीव्रता क्या है, शून्य है, लेकिन ऊपर वाले भाग में तीव्रता है, ठीक है। तो यदि मैं बात कर दूं पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तो टोटल आवेश कितना निकल कर आया, ये टोटल आवेश निकाला। फिर एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करता है, एक बेलन है बच्चों, तो गॉसी प्रमेय लगा दिया। गॉस का प्रमेय यही कहता है कि आवेश का 1/, एप्सिलॉन नॉट, तो फिर बस आवेश का मान तो ही रखा। और फ्लक्स की परिभाषा से आपको पता है कि E डॉट ds होता है, E ds cos थीटा। थीटा मान 0 क्यों रखा, क्योंकि अपना ये जो यहाँ पे अल्फांश है ds है, इसका और ये विद्युत क्षेत्र है, इसका दोनों का दिशा एक ही डायरेक्शन पर रहता है 0 डिग्री, तो फाई बराबर E ds, इन दोनों को तुलना कर दे, E का मान निकल कर आ गया। तो इस तरह थ्योरम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो आज के लिए इतना ही। चालक स्थिर वैद्युतिकी आपने पढ़ा, इसके बाद हमारा है बच्चों स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण, साथ में परावैद्युतांक अगला लेक्चर होगा, इसके बाद धारिता शुरू हो जाएगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट आज का क्लियर है ना। आधे घंटे के लेक्चर में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें, 96 85 29 91 49 शिव सर का नोट्स लेना तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। बाकी और भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।